नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर रिपोर्ट के संबंध में केंद्र और राज्यों से राय मांगी है। गुजरात में भारत के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 का परिचालन शुरू हुआ। पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों में से हर 5वीं प्रजाति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में पाई जाती है। IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 ने अधिक निवेशकों को आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किगाली रवांडा में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2023 इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर रिपोर्ट के संबंध में केंद्र और राज्यों से राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में समिति गठित की गई, जिसने जेल सुधारों पर रिपोर्ट सौंपी है। शीर्ष न्यायालय ने इस समिति का गठन जेल सुधारों से संबंधित कई मुद्दों पर विचार करने के लिए किया था। इन मुद्दों में जेल में भीड़-भाड़, जेलों में महिला और बाल कैदियों की स्थिति तथा ट्रांसजेंडर कैदियों और मृत्युदंड की सजा प्राप्त अपराधियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में कई मुख्य बिंदु भी शामिल किए गए, जैसे कि नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में जेलों की ऑक्यूपेंसी रेट 122% थी, जिसका मतलब यह है कि जेलों की औसत क्षमता से 22% ज्यादा कैदी रह रहे हैं। सजा देने के मौजूदा कानूनी प्रावधान तथा जेल भेजने के अन्य विकल्पों जैसे कि जुर्माना, परिवीक्षाधीन रखना यानी प्रोबेशन पर, चेतावनी यानी एडमोनिशन आदि का उनकी पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जेलों में भीड़-भाड़ में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे कि जेलों के बुनियादी ढांचे के विस्तार या उनमें सुधार के लिए पहलों और अभियानों का अभाव है। साथ ही ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, जिन्हें टाला जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक जांच और अभियोजन में देरी देखी जाती है। इसीलिए इस रिपोर्ट में जेलों में कैदियों के भार को कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि जेलों में भीड़-भाड़ की समस्या के समाधान के लिए विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन किया जाना चाहिए। छोटे अपराधों और 5 साल या उससे अधिक समय से लंबित मामलों से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। महिला कैदियों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और टेलीमेडिसिन सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। देश भर में खुली जेल प्रणाली का विस्तार करने की जरूरत है। साथ ही संभावित रूप से कैदियों के पुनर्वास को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिंसा को रोकने के लिए जेलों में विचाराधीन कैदियों और दोष सिद्ध कैदियों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। गुजरात में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 का परिचालन शुरू हुआ। काप-3 दाब युक्त भारी जल रिएक्टर यानी PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण भी है। इस संयंत्र ने 2020 में अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी हासिल कर ली थी। एक संयंत्र तब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला अभिक्रियाओं को जारी रखा जा सके। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। काप-3 में कई उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि पतली दीवार वाली प्रेशर ट्यूब। ये दबाव सीमा के दुर्घटनावश टूटने की गंभीरता को कम कर सकती है। इसके अलावा है पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम। इसे जापान की फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाओं की आशंका को समाप्त करने के लिए जनरेशन 3+ संयंत्रों के लिए अपनाई गई समान तकनीक की तर्ज पर शामिल किया गया है। इसके अलावा है स्टील लाइन कंटेनमेंट। इसे शीतलक हानि से होने वाली दुर्घटना के मामले में विस्फोट के दबाव को कम करने के लिए लगाया गया है। शीतलक हानि संबंधी दुर्घटना को रिएक्टर की प्राथमिक शीतलन प्रणाली से भारी जल शीतलक के रिसाव के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। आपको बता दें कि नाभिकीय संयंत्र से विद्युत उत्पादन करने के लिए U-235 समस्थानिक का 3 से 5% तक संवर्धन करना जरूरी है। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम है। होम
होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। चरण 1 में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसमें भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। उसके बाद चरण 2 में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है और पर्याप्त भंडार वाले थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है। वहीं चरण 3 के तहत रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। और आइए बात करते हैं विश्व की समृद्ध विरासत के बारे में। पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों में से हर 5वीं प्रजाति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में पाई जाती है। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN और यूनेस्को के संयुक्त आकलन से प्राप्त हुई है। इस महत्वपूर्ण जानकारी से पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता में और जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर स्थलों के महत्व का पता चलता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी के भूभाग के 1% से भी कम हिस्से में फैले हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों का 5वां हिस्सा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये स्थल कई महत्वपूर्ण प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए धरोहर स्थलों में हाथियों, बाघों और पांडा की 1/3 आबादी को तथा ग्रेट एप्स, जिराफ, शेर और गेंडों की आबादी के कम से कम 1/10 हिस्से को आश्रय प्राप्त है। भारत के पश्चिमी घाट में एशियाई हाथियों और बाघों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा जावा गेंडा, पिंक इगुआना, सुमात्रन ओरंगुटान और माउंटेन गोरिल्ला जैसे जानवरों को विलुप्ति से बचाने में धरोहर स्थल अंतिम रक्षा पंक्ति साबित हो रहे हैं। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी खतरनाक जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव में आने वाली प्रजातियों की संख्या को दोगुनी कर सकती है। विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिल सकती है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और पुनर्स्थापन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इन विश्व धरोहर स्थलों के समक्ष कई खतरे भी हैं, जैसे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों का दबाव है, जिनमें कृषि विस्तार, बुनियादी ढांचे का विकास, अवैध शिकार और संसाधनों का ज्यादा दोहन शामिल है। वहीं आक्रामक प्रजातियों का तेजी से होता प्रसार भी इनके समक्ष खतरा है। और आइए बात करते हैं विश्व धरोहर स्थलों के बारे में कि आखिरकार ये हैं क्या। ये पृथ्वी पर मौजूद ऐसे नामांकित स्थल हैं जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले हैं। साथ ही इन स्थलों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की जरूरत है। इन स्थानों में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित तीनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में विश्व में 1157 विश्व धरोहर स्थल हैं। वहीं भारत में इनकी संख्या 40 है। यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय 1972 का उद्देश्य इन स्थलों की रक्षा करना है। भारत सहित 195 देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं। और आइए बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र की। IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 ने अधिक निवेशकों को आकर्षित किया। PLI 1.0 की तुलना में IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना के लिए परिव्यय को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही प्रोत्साहन और समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि PLI 1.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे आवेदकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देने के लिए शुरू किया गया था। IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। वहीं लक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में विनिर्मित और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए तैयार लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PCs, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर लैपटॉप शामिल हैं। प्रोत्साहन के लिए एक आधार वर्ष निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं को निवल वृद्धिशील बिक्री का 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विनिर्माण और पैकेजिंग को भी प्रोत्साहन घटकों के रूप में शामिल किया गया है। प्रोत्साहन की अवधि 6 वर्ष की है। आवेदक कोई भी वैश्विक कंपनी, हाइब्रिड कंपनी यानी कि जो वैश्विक या घरेलू हो, और पात्रता मानदंड पूरा करने वाली कोई भी घरेलू कंपनी इसके लिए आवेदन
उत्पादन कर सकती है। इसका मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हालांकि आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना शुरू की गई है, लेकिन इसमें काफी चुनौतियां भी हैं। जैसे भारत में आईटी हार्डवेयर के बाजार का आकार काफी सीमित है। इसके अलावा वैश्विक पीसी बाजार में लगातार गिरावट जारी है। देश में स्टार्टअप्स के लिए सीमित अवसर हैं, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा लंबा है। और आइए बात करते हैं ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। ISA ने किगाली में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की है। किगाली रवांडा में है। इस अवसर पर अफ्रीकी देशों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और स्कूल भवनों के सोलराइजेशन जैसी अलग अलग सौर पहलें शुरू की गयी। ISA के लिए अफ्रीकी महाद्वीप का काफी महत्व है। ये महाद्वीप प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाता है। यहाँ महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक भंडार का 40% से ज्यादा पाया जाता है। आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण खनिज निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक होते हैं। उप सहारा अफ्रीका में ऊर्जा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बन गई है। ISA इस क्षेत्र को ऊर्जा की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उल्लेखनीय अवसर प्रदान करेगा। सौर मिनी ग्रिड और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधान स्थापित किए जा सकते हैं। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। इसकी उत्पत्ति UNFCCC के COP21 के अवसर पर भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के जरिए हुई थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना के लिए 2030 तक आवश्यक $1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश जुटाना है। वर्तमान में इसके 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल होने के लिए पात्र हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष भारत है। ISA के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल शुरू की गई। इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसके तहत एक साझा ग्रिड के माध्यम से लगभग 140 देशों को विद्युत प्रदान की जाएगी। सौर क्षेत्र में क्षमता निर्माण और निवेश के लिए STAR-C, SolarX, स्टार्टअप चैलेंज, ग्लोबल फाइनेंस फैसिलिटी आदि पहलें संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2023 इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर जारी किया। क्लस्टर स्थानीय लिंकेज और स्पिल ओवर के माध्यम से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक संकेंद्रण होते हैं। साथ ही ये स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मकता का महत्वपूर्ण चालक भी होते हैं। ये अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में मौजूद हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों सहित सबसे परिष्कृत उद्योगों और फर्मों की गतिविधियों में शामिल होते हैं। भारत में क्लस्टर की व्यापक श्रेणियां मौजूद हैं। इनमें से मुख्य श्रेणियां हैं व्यापार, स्थानीय और कृषि, क्योंकि मजबूत क्लस्टर विविध स्थानों और क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त क्लस्टर के बारे में ज्ञान नीति निर्माताओं को स्थान विशिष्ट विकास रणनीतियां तैयार करने में सक्षम बनाता है। क्लस्टर उन नीतियों को बढ़ावा देते हैं जो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करती हैं। इस रिसर्च पेपर के कई मुख्य बिंदु हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में क्लस्टर काफी मजबूत स्थिति में हैं। कार्यबल की संरचना की बात करें तो 57% श्रमिक निम्न और अर्धकुशल हैं और 15% उच्च कुशल श्रमिक हैं। भारत में नियोजित कार्यबल का आधा हिस्सा स्वरोजगार में जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय क्लस्टरों में तुलनात्मक रूप से वेतन काफी ज्यादा होता है। साथ ही ये वेतन स्थानीय परिस्थितियों से बहुत कम प्रभावित होता है। हालांकि शहरी क्षेत्र औसतन अधिक वेतन देते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग 2 गुना होता है, लेकिन अधिकतर रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना भी है। और आइए अब चर्चा करते हैं संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। केंद्र सरकार ने PRB अधिनियम 1867 के प्रावधानों में संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये संशोधन जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 के तहत किए गए हैं। इन मुख्य संशोधनों के तहत प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कारावास का प्रावधान हटाकर जुर्माने की राशि को तर्कसंगत बनाया गया है। प्रेस रजिस्ट्रार अनियमितता, वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने आदि के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर सकता है। प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। कवक यानी फंगाई। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को रेखांकित करने के लिए लोगों से वनस्पति और जंतु के साथ कवक शब्द का भी उपयोग करने का आग्रह किया है। जीव जगत के 5 व्यापक वर्गीकरण में शामिल हैं फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। कवक में कोशिका यूकैरियोटिक होती है।
कोशिका भित्ति काइटिन के साथ साथ पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये बहुकोशिकीय या शिथिल उत्तक हो सकता है। इसमें पोषण का तरीका ये है कि ये परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। काकापो या आउल पैरट। काकापो की जेनेटिक मैपिंग से उनके संरक्षण में सहायता मिलने की संभावना है। ये ऑटोरोए न्यूजीलैंड में पाया जाता है। IUCN में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। इसे पर्यावास की हानि, नए शिकारी जीवों के आने से काफी खतरा हुआ है क्योंकि इसका काफी मात्रा में शिकार किया गया। ये आकार में बड़ा होता है, उड़ने में असमर्थ होता है और रात्रि को जागता है, इसीलिए इसे आउल पैरट भी कहा जाता है। यह हर 2 से 5 साल में एक बार प्रजनन करता है। इसका मुख्य आहार है पत्तियां, तना, जड़, फल, पराग और बीज। फाइबराइजेशन। 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद से देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की गति बढ़ गई है। फाइबराइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावरों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। ये नेटवर्क क्षमता के पूर्ण उपयोग में मदद करता है। साथ ही ये 5G सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले व्यापक डेटा को प्रसारित करता है। ये अतिरिक्त बैंडविड्थ और मजबूत बैकहॉल आधार भी प्रदान करता है। भारत में वर्तमान में केवल 33% टावर फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में यह अनुपात 80 से 90% के बीच है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक तापमान यानी -150 डिग्री से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं। ये ठोस और तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इसकी क्षमता 28 टन ईंधन की है। इसका उपयोग भूतुल्यकालिक यानी कि जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 LVM-3 के ऊपरी चरण के रूप में किया जाएगा। चंद्रमा पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति। चंद्रयान के प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा यानी कि जो प्रति घन मीटर 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन का है, इसका पता लगाया है। ये विरल प्लाज्मा विशेष रूप से चंद्र दिवस के शुरुआती चरणों से संबंधित है। ये खोज रंभा लैग्म्यूर प्रोब पेलोड द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। इस खोज से रेडियो तरंग संचार में चंद्र प्लाज्मा की वजह से उत्पन्न होने वाले शोर को कम करने में सहायता मिल सकेगी। ये चंद्रमा पर भेजे जाने वाले आगामी मिशनों के लिए उन्नत डिजाइन तैयार करने में मदद करेगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये एक तरह की गर्म गैस होती है। ये इतनी गर्म होती है कि इसके कुछ या सभी घटक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स और आयनों में विभाजित हो जाते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष आधारित स्पेक्ट्रम। भारत के अंतरिक्ष उद्योग ने उपग्रह आधारित स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन पर बल देते हुए कहा कि नीलामी प्रक्रिया को अपनाने से इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हो सकता है। मोबाइल संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले परंपरागत स्थलीय स्पेक्ट्रम के विपरीत उपग्रह आधारित स्पेक्ट्रम की कोई राष्ट्रीय प्रादेशिक सीमा नहीं होती। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की होती है। इसका समन्वय और प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया जाता है। उपग्रह आधारित संचार दूर दराज के उन स्थानों पर डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद कर सकता है जो अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से वंचित हैं। कोक बोरोक भाषा। कोक बोरोक त्रिपुरा के बोरोक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। बोरोक असम के बोरो समुदाय की एक शाखा है। ये भाषाई रूप से चीनी तिब्बत भाषाई समूह और नस्लीय रूप से मंगोलॉयड समूह से संबंधित है। कोक बोरोक तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। यह अन्य भाषा परिवारों जैसे बोडो, गारो, दिमासा आदि के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दौलत अहमद ने कोक बोरोक भाषा का पहला व्याकरण 1897 में लिखा था। ये त्रिपुरा की राजकीय भाषाओं में से एक है। इसे त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है रैमन मैगसेसे पुरस्कार। असम के रहने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन 2023 के रैमन मैगसेसे पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। वर्ष 1957 में स्थापित रैमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे के नाम पर रखा गया है। रैमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन सामाजिक योगदान संबंधी गतिविधियों के लिए हर साल एशिया के व्यक्तियों या संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान करता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में।
श्री नारायण गुरु। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नारायण गुरु केरल के एक हिंदू संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के विचार का प्रचार किया था। नारायण गुरु ने पद्मनाभन पलपू के साथ मिलकर एझवा समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया था। ये सभी जातियों के मंदिर में प्रवेश के समान अधिकार के लिए चलाए गए आरंभिक आंदोलनों में से एक था। उन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह को समर्थन दिया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में दैव दशकम, अनुकंपा दशकम आदि शामिल हैं। श्री नारायण गुरु समानता, अहिंसा, करुणा, सत्यनिष्ठा और साहस की प्रतिमूर्ति थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।